यदि 5 दिन के लिए यदि मेरे हाथ में चक्राता आ जाए ना, तो चक्राता को हरिद्वार ना बना दूं तो कहना। जौनसार बावर के बासिक महाराज जो महेंद्रत में है, उनके 14 देव बकरों को वन गुजरों ने हिमाचल क्षेत्र में बेच दिया। यदि किसी भी व्यक्ति ने मासू देवता की भूमि पर अवैध काम करने की कोशिश की या जिहाद फैलाने की कोशिश की, अवैध मदरसा या मस्जिद बनाने की कोशिश की, तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कई पत्रकार वहां जाते थे और वो संदीप कौशिक की पत्तल चाट के आ जाते थे। उस एक के चक्कर में 2022 आते आते 13 अवैध मस्जिद और मदरसे बावर और देवगार क्षेत्र में बन गए। लेकिन असल में यदि हम राष्ट्रवादी है तो इस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दें। कई हिंदू बहनों ने जिहादी से शादी की और माँ बाप की नहीं मानी। बाद में वो अटैची में नजर आए, फ्रीज में नजर आए। ये भारत के साथ गद्दारी नहीं है तो क्या है? फिर उसके बाद जौनसार बावर की और पछवादून की हिंदू समाज की ऐसी 47 लड़कियों को हमने रेस्क्यू किया और 700 बीघा जमीन बंदोबस्त के तहत 1983 में इनके नाम लगा दी कि आपने हमारी 700 बीघा जमीन इन घुसपैठियों को क्यों दे दी, और यदि दे दी तो अभी भी चुप क्यों है? हीरे चौसाड़ी वाड़ियों तू सही बोले हम हाथ जोड़, ऐसा काम न करिया। दारवा और मौसम की आप अपनी पहचान दिया, तुम्हें खून तय नहीं तो इतिहास में तू केस बोल दे जय में काबरा रे चांती गांव का जय चांती जो तुम्हें जीतो तो से भी मुसलमानों ही मारो जीती। जो सुनीर गांव है वो अल्पसंख्यक हो गया। जौनसार बावर के सभी लोगों से भी निवेदन है, सोए ना रहे, अन्यथा ही जमीन आपके हाथों से निकल जाएगी। जैसे ही चुनाव आएंगे वैसे ही बिल्कुल कर्मठ जुझारू बन जाएंगे, क्रांतिकारी बन जाएंगे। अभी बनो ना क्रांतिकारी, अभी तो चुनाव भी नहीं है भाई। हाथ तक ही सुराग है, वो एक जगह पड़ती है नूनागाड़। नूनागाड़ में ये सारे अवैध कृत्य करते हैं। अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट द्वारा फिर हमारे ऊपर लाठी चार्ज की गई और ऐसा अराजक का माहौल इनके द्वारा बनाया गया। विकास नगर को साफ रखना है तो रेडी ठेली पटरी वालों के लिए अलग व्यवस्था हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज जो खास मेहमान है हमारे साथ आज के कार्यक्रम में, आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको मिलवाता हूं। राकेश तोमर उर्फ राकेश उत्तराखंडी। उर्फ मैं इसलिए लगाना चाहूंगा कि पहले जो राकेश तोमर थे वो राकेश उत्तराखंडी कैसे बने, क्या है, किस तरीके से है, तो हम जानना चाहेंगे। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच सर। मुझे डिजिटल डायरी UK 07 में बुलाने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मैंने पहले भी आपका पॉडकास्ट देखा है। लंबे समय से आप डिजिटल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद राकेश जी। सबसे पहले जानना चाहूंगा, राकेश तोमर और राकेश उत्तराखंडी में जो परिवर्तन हुआ है उसके बारे में जानना चाहूंगा। कहते हैं कि भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्चंती सिद्धा स्वांति स्थम ईश्वरम। मैं उस 33 कोटि देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूं और इस कलयुग के प्रथम चरण में मेरा जन्म हुआ है। मैं अपने माता पिताओं को याद करते हुए पवित्रता के साथ आगे बढ़ रहा हूं और सात्विक जीवन में मेरे जीवन में क्या बदलाव हुए मैं आपको 1 मिनट के अंदर बताता हूं। जी बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, जब मैं मात्र 2.5 माह का था तो मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। और सच बताऊं तो मुझे आज तक ये नहीं पता कि मेरी माँ का फोटो, मेरा माँ का चेहरा कैसा था। और बहुत गरीबी में जीवन जिया है। गांव का क्षेत्र था, सपोर्टेड नहीं थे। पिताजी भी थोड़ा मानसिक रूप से वैसे हो गए थे और कई 3-3 दिन तक तो भूखे रहे हम। जय महावीर भाई जिताऊंगा मैं इस बोलूं कि भाई ऐसा जीवन को कहीं चाहे ना मिला तो ये तुम्हें किच अतिशोक्तियों देना। हम 3-3 दूरी बुकाए तरो और मतलब यकीन ना करता भाई जी कि जे टेंटे तो लोगों विदाई करी खाओ, हम उबाई करी तला भी खाओ, दाड़ उबाई करी गैरी वर्णों का कहा ना करी। लेकिन दर्द होता है कि मतलब आखिर ऐसा जीवन कहाँ मिला। लेकिन फिर भी मैं
8 वसु 11 रुद्र 12 आदित्य 2 अश्विनी कुमार 33 कोटि देवी देवताओं का धन्यवाद करता हूं कि मुझे ऐसा सुंदर जीवन जिया। देखो जीवन में कुछ करना तो पड़ता है। अभी तो मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, इसलिए दबाया गया, इसलिए मुझे जो है धकेला गया, लेकिन हमने लड़ना नहीं छोड़ा। मेरी स्कूली शिक्षा सरकारी स्कूल कहाँ से हुई, फिर उसके बाद बैसुगलानी में 10th हुआ, फिर 11th में बाड़वाला आए, और बाड़वाला आने के बाद ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में रात में रेत भरना और फिर दिन में स्कूल जाना। फिर उसके बाद मैं पीसीबी से मैंने 12th किया, और उसके बाद जो है नौकरी की तलाश में जाते गए, क्योंकि परिवार में बोझ बहुत था और इतना ज्यादा था कि मैं आपको कैमरे के सामने बता नहीं सकता हूं। लेकिन फिर भी मासूम महाराज की ऐसी कृपा रही कि हम थोड़े खड़े हो पाए। अदरवाइज लोग तो कहते हैं कि जमीन में हम तो गड्ढे में से भी नीचे थे। मैं आपको बताऊं कि उसके बाद सैया जाना, सैया में ट्यूशन पढ़ाना, फिर मैंने सैया इंटर कॉलेज में रुपेश नाथ जी भाई साहब थे, तो इंटर कॉलेज, एक गर्ल्स इंटर कॉलेज शुरू हुआ था, तो वहाँ भी मैंने शुरू में इंग्लिश पढ़ाई और साथ में पढ़ाई भी की। मैं आपको बताऊं तो उसके बाद दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ में नौकरी करना, और संघर्षों के बाद फिर आने के बाद उत्तराखंड, और अन्ना जी के आंदोलन के बाद उत्तराखंड आना, फिर उत्तराखंड में 2015 में उत्तराखंड पुलिस की वेतन विसंगति को समझना। और आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि उत्तराखंड पुलिस में एक मिशन आक्रोश चला, जिसमें काली पट्टियां पुलिस के द्वारा बांधी गई थी। उस काली पट्टियों के माध्यम से 18,000 पुलिस कर्मियों को छठे वेतन का लाभ मिला। 76,000 रुपए क्या नाम उसका उनके खाते में आए, और 9,000 तक 7वें वेतन में इंक्रीमेंट हुआ। और जो पुलिस के अंदर बड़े मात्रा में आक्रोश था वो बंद हुआ। खैर मेरे पे मुकदमा दर्ज हुआ, उस आंदोलन में मुझे जेल जाना पड़ा, और तब एसपी सिटी जो आज के एसएसपी है अजय सिंह जी थे। उसके बाद कई आंदोलन चले, त्यूनी थाने के लिए संघर्ष चला, मैसा आपदा के लिए चला, फिर उसके बाद शिक्षा की अप डाउन व्यवस्था चली, फिर उसके बाद 18 में मिशन आक्रोश चला, और मिशन आक्रोश के तहत जो है महाव्रत 18 में पुलिस का महाव्रत था, उसमें भी मुझे, उस आंदोलन में भी मुझे जेल जाना पड़ा। फिर एक यहाँ पे डीजीपी हुए अशोक कुमार जी, उनको ये सब चीजें रास नहीं आई, और सच बताऊं तो उन्होंने मुझे दबाने का इतना प्रयास किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। झूठे मुकदमे लगा दिए गए, और जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं था उन्होंने मेरे विरुद्ध लिख के दे दिया, इन्होंने मेरा एडमिशन कराया, ये वो, और उसके बाद जो है मुझे जेल हो गई। खैर मेरा मानहानि हुई, लेकिन उसके बाद ही मैं उठा। कई लोगों को टारगेट ने लिया कि इन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मरता क्या नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद मैं खड़ा हुआ। फिर उसके बाद वो राकेश उत्तराखंडी वाला सफर शुरू हुआ, आंदोलन हुए, सनातन के मार्ग पर चले, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया, जौनसारी भाषा में उसको लिखने का प्रयास किया, और फिर लगातार फिर मासूम महाराज की ऐसी कृपा रही कि सनातन के मार्ग पर चल दिए। रुद्र सेना के आप संस्थापक है, रुद्र सेना तो क्या है रुद्र सेना, और क्या रुद्र सेना काम करती है, थोड़ा उसके बारे में। रुद्र सेना अर्थ धर्म राष्ट्र के लिए काम करता है। रुद्र सेना जन जंगल जमीन के लिए काम करता है। रुद्र सेना लव जिहाद, लैंड जिहाद, व्यापार जिहाद, स्मैक जिहाद पे काम करता है, तथा बाहर से उत्तराखंड राज्य के अंदर घुसपैठिए ना आए, जौनसार बावर के अंदर घुसपैठिए ना आए, इसके लिए काम करता है। अब घुसपैठिए कैसे? जिस प्रकार भारत की सीमाओं को सील किया गया है कि विदेशी व्यक्ति भारत में शरण ना ले, जैसे रोहिंग्या मुसलमान आया, जैसे बांग्लादेशी आए, उसी प्रकार जौनसार बावर को भी प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता थी, लेकिन किसी ने नहीं किया। सारी सीमाएं खुली है, कोई आ रहा जा रहा, लंगर बंट रहा, कोई यहां स्थायी निवास हो रहा, कोई जाति प्रमाण पत्र बन रहा, कोई किसी को पूछने वाला नहीं। तो इसी पे रुद्र सेना कार्य कर रही है। आपने कहा कि जंगल पर काम कर रही है, और क्या नाम जिहाद पे काम कर रही है, हिंदुत्व पे काम कर रही है।
मैं एक मुद्दा था राजावाला का, आपके पड़ोस में ही है, सबसे पहले मैं वहां से लूंगा। वो मुद्दा क्या था? जंगल की आपने बात करी, किस तरीके से पेड़ों का पातन था, क्या वो सारा मुद्दा था संदीप कौशिक को लेकर? ऐसा है, विकासनगर के पूर्व विधायक, विकासनगर के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के एक नेता के भाई संदीप कौशिक उर्फ चिंपू द्वारा बाड़वाला के राजावाला में साल के हरे पेड़ों पर 2014 से लेके 21 तक आरियां चला दी गई। कोई बोलने वाला नहीं था। यह व्यक्ति ब्याज का भी बाजार में काम करता है और जौनसार बावर के कई परिवार इस व्यक्ति ने बर्बाद किए हैं। ब्याज लेना, 1 लाख रुपए लेना, वहां के 20 लाख रुपए लेना। तो कुल मिलाकर जब वो लोग मेरे पास आते थे तो लगता था यार पता नहीं कौन होगा, हमें क्या मतलब, हमें क्या लेना। लेकिन जब वास्तव में जब उस व्यक्ति से टकराया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था कि ऐसा आतंकित व्यक्ति भी हो सकता है। बाड़वाला में एक राजावाला जगह पड़ती है बैरियर से ऊपर। वन विभाग का बैरियर मात्र 100 मीटर दूर है, 200 मीटर दूर है, लेकिन वो हरे पेड़ काट रहा है। जब वन विभाग का फॉरेस्ट गार्ड और यहां तक फॉरेस्टर, रेंजर, डीएफओ वहां जाने के लिए डरता था, कतराता था। क्यों? उसके अगल बगल में दारू पीने वाले, शराब पीने वाले बैठना, बंदूकची वहां पे बैठना, बंदूकधारी, और वहीं पे फिर बदतमीजी और अपने आप ही एग्रेसिव मूड पे आना। जो ब्याज लेकर रखता था वो ब्याज नहीं देता, तो ऐसे कहता था कि अपनी पत्नी को भेजो, उसके साथ अभद्रता करना, कई बार छेड़छाड़ और 307 के मुकदमे दुनिया भर के दर्ज हैं। और राजावाला जहां पे पेड़ कटे हैं, वन विभाग ने वहां पे 42 मुकदमे उस पे दर्ज किए हैं। राकेश उत्तराखंडी को कैसे सूचना मिली? बाड़वाला के कुछ सामाजिक व्यक्ति, कुछ क्षेत्र के सामाजिक व्यक्ति ने कहा कि यार बाड़वाला में जो है जंगल कट रहा है। मैंने कहा कोई मजाक कर रहा हूं। मैं ऊपर गया तो जब मैं गया तो मैंने देखा यार कोई बात नहीं, पता नहीं कौन होगा। तो अगले दिन देखा तो बहुत दिक्कत थी। दूसरे दिन मेरे पास एक तत्कालीन सैया के मंडल अध्यक्ष मेरे साथ जाते हैं और एक व्यक्ति और जाते हैं। जब वहां गए तो जब गए उस व्यक्ति से बात की तो जैसे ही उसने बंदूक दिखाई तो वो व्यक्ति तो भाग के चला गया। एक दूसरा व्यक्ति था, वो भी मेरा साथ छोड़ के चला गया और मैं अकेले रह गया। उन्होंने मुझे धकेला, उन्होंने मुझे बंदूक दिखाई, कुछ करा। मैंने कहा सिर्फ कि आप ये बताइए ये पेड़ क्यों काट रहे हैं? कि ये पेड़ हम इसलिए काट रहे हैं, जमीन हमारी है। कि मैंने कहा कोई वन विभाग का रूल है, परमिशन ले रखी है, जेसीबी 5-5 चल रही है, क्या कारण है? वो कह रहे क्या सरकार हमें, क्या मैं ही डीएफओ हूं, मैं ही फॉरेस्टर हूं, मैं ही सब कुछ हूं। तो मैंने कहा भाई ऐसे कैसे चलेगा? क्या वो व्यक्ति संदीप कौशिक था? बिल्कुल संदीप कौशिक, वो व्यक्ति संदीप कौशिक था। और संदीप कौशिक के हाथ में, एक हाथ में शराब का गिलास है और दूसरे हाथ में वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। उसके अगल में कोई मोनू था और 2-4 और 10 लड़के थे उसके साथ, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे। मैंने कहा तुम जान से मार दो, लेकिन तुम ये बताओ ये पेड़ क्यों काट रहे हैं? फिर उसके बाद नहीं माना। फिर कालसी डीएफओ के में धरने पे बैठ गया। फिर डीएफओ को जबरदस्ती ले गया। जब डीएफओ ने देखा तो वो कह रहा मुझे तो पता ही नहीं है। वहां पे एक अयूमुद्दीन सिद्दीकी रेंजर थे, वो प्रॉपर उनसे पैसे लेते थे और उन्हीं के सह पे हो रहा था। वो डर इसलिए नहीं था क्योंकि बड़े अधिकारी था। एक रेंजर आए, उनको जेसीबी के पॉकेट में बिठाया और वन विभाग के चौकी नीचे उतार गया और कह रहा दोबारा आएगा तो तुझे गोली मार दी जाएगी। और उसके बाद कोई भी वन विभाग का कर्मचारी 100 मीटर दूर पार नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान होगा, कुछ काम कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पूरा क्षेत्र त्रस्त। क्षेत्र के हमारे कुछ राजनेता थे, उनका भी बुरा हाल। कुछ छोट भैया जो नेता थे, उन्होंने ब्याज पे पैसे ले रखे थे, उनका भी बर्बादी। कहीं 7 बीघे की रजिस्ट्री उसने कराई, कहीं 5 बीघे की रजिस्ट्री कराई। वहां पे उनके नाम जमीन थी? बिल्कुल उनके ना, वहां पे क्या है कि साल फॉरेस्ट है। मैं आपको बताऊं कि 1962 के जो नक्शा है उसमें भी साल फॉरेस्ट है। उसके बाद यहाँ के कोई मंत्री हुए, उसने जो है वो जमीन अपने नाम लगा दी। अब फिर आप समझ ही रहे होंगे। फिर उनका बंटवारा हुआ, भाई में हुआ, इनमें हुआ, तो कुछ लोगों ने जमीन बेच दी। संदीप कौशिक वहां रह गया। तो एक अमेरिका में अर्चना भार्गव है इनकी बुआ जी, उनके नाम भी 27 बीघे जमीन थी। तो इस तरीके 27 बीघे जमीन लेना, उसमें से पेड़ काटना और पेड़ काटने के बाद जो वो जमीन बड़े दामों पर देना। तो ऐसा एक भू माफियाओं का बड़े लेवल पे काम चल रहा था। तो जब डीएफओ आया तो उसने सब रोकवा। फिर उस रोकने के बाद उसको स्टॉप हुआ। फिर बाद में मुझे मैनेज करने का कोशिश करी। वहीं तत्कालीन रेंजर अयूमुद्दीन सिद्दीकी, एक रीता रमोला, एक और व्यक्ति थे आनंद रमोला,
और कई अन्य अधिकारी थे जिन्होंने यहाँ भ्रष्टाचार करके इस चीज को अंजाम दिया और उसके साथ मिलकर ये पेड़ काट दिए। क्षेत्र के कई पत्रकार वहां जाते थे और वो संदीप कौशिक की पत्तल चाट के आ जाते थे। 10,000 रुपए महीना। मुझे एक पत्तलकार ने खुद कहा कि मैं 10,000 रुपए महीना लेता हूं और तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ये लगता था कि इनसे बराबर कुछ नहीं, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका केस जो है हाई कोर्ट चला, क्या उसका जो है फैसला रहा? लोगों का ये कहना था कि कहीं ना कहीं राकेश उत्तराखंडी ने जो है इस मामले को मैनेज कर लिया। ऐसा है कि जब हम दोबारा आए, डीएफओ आया, तो अयुमुद्दीन सिद्दीकी ने एक रिपोर्ट बनाई और जो ढूंढ थे पेड़ उसको गिना और 147 पेड़ दिखा दिए और वो सूचना के माध्यम से हमें दे दिया कि 147 पेड़ है। मैं नहीं माना, मैंने मना किया, इन्होंने मैनेज किया। कई चुटैये नेता 25-25 हजार में बिके, उन्होंने मेरे नाम से भी पैसे लेने की कोशिश की, लेकिन हम मैनेज नहीं हुए। मैंने आप जैसे सभी लोगों से 100-100, 200, 400 रुपए इकट्ठे किए और मुझे भी ये पता नहीं था कि इतने बड़े लेवल पे ये मामला चला जाएगा। उसके बाद पीआईएल दाखिल की गई। पीआईएल दाखिल करने के बाद 1 साल बाद रिजल्ट आया। 7 अधिकारी सस्पेंड हुए। अयुमुद्दीन सिद्दीकी सस्पेंड हुआ, रीता रमोला सस्पेंड हुई, महावीर सिंह चौहान सस्पेंड हुआ, विकास नगर के 4 राजस्व के अधिकारी सस्पेंड हुए और 39 आईएएस और आईएफएस अधिकारी पे विभागीय जांच चल रही है। वो अभी भी उनके प्रमोशन रुके हुए हैं। 39, एक आईएएस नहीं, 39 आईएएस, आईएफएस और पीसीएस अधिकारियों पे विभागीय जांच चल रही है। इतना बड़ा एक्शन पछुआ में आज तक कभी नहीं हुआ। डीएम मौके पर आई, चीफ कंजर्वेटर ऑफ उत्तराखंड यहां पे आए, जो फॉरेस्ट के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, और उन्होंने देखा वास्तव में बहुत बड़ा मामला है। माननीय उच्च न्यायालय से रीप्लांटेशन का ऑर्डर आ गया है और फेंसिंग का ऑर्डर आ गया है। जो जमीन है वो साल फॉरेस्ट की, वो राज्य सरकार में निहित हो रही है और ये बहुत बड़ी जीत है। और मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में संदीप कौशिक उर्फ चिंपू उस जमीन पे पैर भी नहीं रख सकता। जो हमें मारपीट रहा था, हम पे हमले कर रहा था, हमको धमका रहा था, हमें 1-1 करोड़ रुपए पैसे देने की बात कर रहा था, लेकिन साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाया। रिश्तेदार उसने भेजे, पैसे की अटैचियां उसने भेजी, सब भेजी, लेकिन सर हमने मासू देवता को साक्षी मान के ये कहा कि ये काम मेरा नहीं है। मुझे भी पता नहीं था ये काम क्यों हो रहा है। ये काम मासू देवता का है, महाराज जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे होंगे, मैं तो सिर्फ एक सारथी हूं। आप पर हमला भी हुआ? हमला एक बार नहीं, हमला कई बार कोशिश की। एक बार तो खून खराबा संदीप कौशिकपुर चिंपू द्वारा मुझे डराया धमकाया। फोन पे माँ बहन की गालियां, आपने वीडियो देखी होगी, मैं आरा मशीन चौक पे गोली मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन हम डरे नहीं। साथ साथ स्कॉर्पियो मेरे पीछे लगाई गई हरियाणा नंबर की। उसके बाद एक स्विफ्ट लगाई गई। स्विफ्ट लगाने के लिए हम बाइक पे थे, वो पीछे जो है 7-8 लड़के थे, वो लाठी डंडों से थे। फिर उसके बाद जीवनगढ़ में एक जौनसार बावर की एक ऑफिस है लोक पंचायत, वहां पे गया। उसके बाद मैंने एसएसपी को फोन किया। फिर डाकपत्थर से तत्कालीन चौक इंचार्ज हिमानी चौधरी आई और हिमानी चौधरी ने उनको ज्यादा 2 किलोमीटर बाद ही उनको पकड़ लिया। उसके बाद शाम तक देखा तो उनके गाड़ी में हॉकी के डंडे, लाठी डंडे, क्या क्या रखा हुआ था, तुम्हें ही मारने के फिराक में थे। तो ऐसी कई बार हमले हुए। खैर, कहते हैं कि जब तक मासू देवता का आशीर्वाद हमारे सर पर है तब तक हमें कुछ हो नहीं सकता है। तो ये राजा वाला प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है और बहुत जल्द इसमें जो तत्कालीन आईएएस और आईएफएस थे और पीसीएस थे वो भी सस्पेंड होंगे। और अभी भी माननीय उच्च न्यायालय में ये प्रकरण चल रहा है। रिजल्ट चौंकाने वाला होगा और जिस मुद्दे को रुद्रसेना उठाती है उसको अंतिम रूप देती है। ब्राइट एंजल स्कूल का मुद्दा क्या है? आपने उस पर भी आवाज उठाई थी। आपने कहा था कि पाकिस्तान कनेक्शन है। आपने कहा कि स्कूल की आड़ में जो है मदरसा चलाया जा रहा है और वहां पे जो शिक्षक हैं या शिक्षिकाएं हैं वो एक विशेष समुदाय से आते हैं। वो मुद्दा क्या है? ब्राइट एंजल एक ज्वलनशील मुद्दा है। इसका जो फाउंडर है कादिर हुसैन, वो उत्तराखंड राज्य से नहीं है, वो तमिलनाडु से आता है। इस व्यक्ति द्वारा एक स्कूल यहाँ पे खोला गया, एक संस्था खोली गई और संस्था में 50 बच्चे फ्री पढ़ाना, 50 परिवार को राशन देना, इस तरीके की योजना। और वो लोग कौन, वो परिवार कौन, वो आप भी जानते हैं कि कौन परिवार। वही इस स्कूल की प्रिंसिपल है राणा अलमास। राणा अलमास और कादिर हुसैन का रिश्ता ये है कि ये इनकी रिश्ते में साली लगती है और इनकी शादी पाकिस्तान में हुई है। यदि किसी की शादी, लड़की की शादी पाकिस्तान में हो जाती है, यदि मैं अपने भाषा में समझाऊं तो यदि जौनसार बावर की लड़की की शादी हिमाचल हो गई तो लड़की हिमाचल की कहलाती है।
या हिमाचल की लड़की की शादी यदि जौनसार बावर में हो गई तो हमारे जौनसार की रोहिणी यानी महिला कहलाती है। तो इसी तरीके से उसकी शादी पाकिस्तान हो गई। वहीं इस व्यक्ति द्वारा एक स्कूल खोला गया, एक एमडीडीए से अवैध ढांचा तैयार किया गया। एमडीडीए के भ्रष्ट अधिकारियों ने इस ढांचे को तैयार करने में इसकी मदद की। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने कृषि भूमि पे 143 ना करा के कमर्शियल प्रयोग करवाया। इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। और इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो 90% बच्चे हिंदुओं के और 10% मुस्लिमों के पढ़ते हैं। कई बार कलावा तोड़ना, राखियां तोड़ना, तिलक मिटाना, गले में कोई तुलसी की माला वो तोड़ना, तो इस तरीके की चीजें करना। और स्कूल के अंदर और गायत्री मंत्र नहीं बोलना, कोई मंत्र नहीं बोलना, कोई इस तरीके से भारत माता की जयकारा नहीं लगाना, कुछ नहीं। और वहीं राष्ट्रगान भी जैसे पाकिस्तान वाले बोलते हैं तो हम सीधे करके बोलते ही राष्ट्रगान भी ऐसे करके बोलते थे। तो वहीं पे इसका मदरसा का दो रूप में क्यों बोल रहा हूं, जो स्टाफ है वो मुस्लिम स्टाफ हिजाब में आना, मुस्लिम बच्चे लड़कियां हिजाब में आना। जब मुस्लिम लड़कियां हिजाब में आती तो जो मुस्लिम बच्चे थे वो जालीदार टोपी जेब में रखना और शुक्रवार के दिन वहीं पे नमाज पढ़ाना। स्कूल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जातिवाद और धर्मवाद से ऊपर उठ के होता है। हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं। वहीं हदीस और कुरान की आयतें पढ़ाना, मतलब उसमें प्रार्थना में कहां तक जायज था। पहले भी इन्होंने ऐसा काम किया था। फिर दूसरे बार क्या किया कि इन्होंने शुक्रवार 12:30 बजे छुट्टी का ऐलान कर दिया कि शुक्रवार के दिन 12:30 बजे छुट्टी होगी, क्योंकि उस दिन जुमा होता है। इनका जुमा है। ये क्या करते हैं, यदि किसी को दिक्कत है तो मुस्लिमों के बच्चे यदि वहां पढ़ रहे तो छुट्टी की जरूरत नहीं है, क्योंकि 90% बच्चे हिंदुओं के भी पढ़ते हैं। वो बच्चे स्कूल ही ना आए, शुक्रवार दिन छुट्टी रख दें। लेकिन शुक्रवार के दिन 12:30 बजे हमारे बच्चे छुट्टी क्यों करें? हमें तुम्हारे धर्म से लेना देना क्या है भाई। लेकिन उसके बावजूद जो है वह छुट्टी करना, फिर उस चीज को वापस लेना। जब हमने धीरे धीरे उठाया तो मैंने ही नहीं, क्षेत्रीय विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान जी ने भी बात कही कि ऐसा कट्टरता नहीं चलेगी। एबीवीपी ने भी ये बात कही, भाजपा ने भी बात कही, कई अन्य सामाजिक संगठनों ने भी बात कही, और वही बात मैंने भी कही। लेकिन आप सभी के प्रयासों से, आप सभी के आशीर्वाद से, आप लोगों ने मेरे चेहरे को इतना चर्चित कर दिया कि उन्होंने जो है सिर्फ टारगेट मुझे किया। फिर उन्होंने 2 साल तक लगे रहे, हम एमडीडीए में फाइल चलाते रहे, और वो जो है कोर्ट में 156(3) बोलते हैं, उसमें रंगदारी का केस मेरे पे दर्ज कर दिया, मारपीट जान से मारने की धमकी पे केस दर्ज कर दिया। जबकि आज मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं कि मेरी फोन की लोकेशन कोई कादिर हुसैन के साथ मिले, कोई सीसीटीवी कादिर हुसैन के साथ मिले, कोई एक भी व्यक्ति ये बोल दे मैं कादिर हुसैन से मिलने गया था, बात करने गया था। मैं आज तक ऐसे आमने सामने उस व्यक्ति से नहीं बैठा, लेकिन उन्होंने कह दिया कि रंगदारी मांगी, पैसे मांगे, आदमी भेजा। अरे भाई, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मैं रंगदारी मांगू। आपने पाकिस्तान कनेक्शन की बात करी है, राणा अलमास की बात करी कि वो जो है पाकिस्तान में शादी हो रखी। क्या राणा अलमास आज भी पाकिस्तान रहती? मैं आपको बताऊं, राणा अलमास पाकिस्तान नहीं रहती, लेकिन उसके पति पाकिस्तान रहते हैं। उनका बिजनेस पाकिस्तान में है, कामदार। नौकरी के लिए तो भारत आ सकता है ना आदमी, लेकिन असल में यदि हम राष्ट्रवादी है तो इस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दें। इस स्कूल में इसलिए बंद कर दें, मैं तो उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप पाकिस्तान विरोध की बात करते हैं, एक तरफ आपका बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है जहां पाकिस्तानी प्रिंसिपल है। और पाकिस्तानी प्रिंसिपल क्यों कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान कनेक्शन क्यों कर रहा हूं? भारत के लोग जाते हैं बाघा बॉर्डर पे, बाघा बॉर्डर पे उस परेड देखने के लिए जाते हैं, और यहां से गुंजायमान आवाज होती है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और उसको जो जोश देखने वाला होता है, वो जोश इतना जबरदस्त होता है कि आप देख के हैरान रह जाओगे कि वो राष्ट्रवाद है। हमारे पाकिस्तान के प्रति गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने हमारे सैनिकों के सर काट कर ले गए, हमारे रात दिन हमारे सैनिकों को मारते हैं। दूसरी तरफ राणा अलमास, रबियातुल बसेरिया और इनकी 2-3 बेटियां इमरान खान के साथ पाकिस्तान के बाघा बॉर्डर से फोटो खिंचवाते हैं, और वो 100 के साथ अपने फेसबुक वॉल पे लगाते हैं, वी आर एट बाघा बॉर्डर विद इमरान खान। व्हाट इज दिस? क्या है ये भारत के साथ गद्दारी नहीं है तो क्या है? मुझे यदि अरबों रुपए भी दे देंगे, 100 करोड़ 2000 करोड़, तभी मैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ या पाकिस्तान के बाघा बॉर्डर से फोटो नहीं खिंचवाऊंगा। और वहां अभिनंदन सिंह को किस तरीके से टॉर्चर करके भेजा गया, हमारे सैनिकों को कैसे मारा पीटा गया, उसके बाद पाकिस्तानी ऐसा प्रेम, और वो भी
ब्राइट एंजल की पूरी फैमिली का फोटो सार्वजनिक है, फोटो आपको सोशल मीडिया पे तैरते नजर आएंगे, तो ये पाकिस्तानी कनेक्शन नहीं तो क्या है। वहीं जम्मू कश्मीर के बच्चों को यहाँ पे हॉस्टल में रखना, वो जम्मू कश्मीर के बच्चे कहाँ के थे वो आज तक नहीं पता चला। मेरे खिलाफ रंगदारी में मुकदमा दर्ज किया गया। मैं कह रहा हूं एक भी सबूत दिखा दो। मैं विकास नगर पुलिस से भी मैंने निवेदन किया मुझे गिरफ्तार करो, लेकिन वो सबूत ही नहीं दे पाए। लव जिहाद की आप बात करते रहते हैं, आपके पोस्टों में भी लव जिहाद दिखता है। क्या है लव जिहाद और क्यों आपने इसको जो है एक विषय बना रखा है, क्या है थोड़ा इसके बारे में? लव जिहाद एक ऐसा शब्द है जिसने पूरे भारतवर्ष को डरा के रख दिया है। कई हिंदू बहनों ने जिहादी से शादी की और माँ बाप की नहीं मानी, बाद में वो अटैची में नजर आए, फ्रीज में नजर आए, रेल की पटरी में नजर आए, या कहीं मरी हुई कटी हुई या टंगी हुई नजर आई। ये लोग टारगेट बनाते हैं। जो लड़की 13 साल से लेके 18 और 19 साल की होती, इन लड़कियों को टारगेट बनाते हैं। दिन में कुछ भी करेंगे, एक अच्छी बाइक लेंगे, उसके लिए ये इनके धर्म ग्रुप फंडिंग करते हैं 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, और हमारी लड़की को ऐसे दिखाते हैं कि धर्म कुछ है नहीं, और मैं भी हिंदू धर्म को फॉलो करता हूं, और धीरे 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 उसको अंदर तक घुस जाना, उसको प्यार के जंजाल में फंसा जाना, और फिर जैसे ही 18 साल 1 महीने की होती है उसको भगा ले। अब जब हमने देखा कि यार 1 लड़की, 2 लड़की, 4 लड़की, 10 लड़की चली गई, तो हमारे जौनसार में भी कई लड़कियां गई। हमने बचाने का प्रयास करा, पहला प्रयास हमारा असफल रहा। वो लड़की हमारे सैया क्षेत्र की थी और उस लड़की ने कुंजा क्षेत्र में शादी की, और फिर वो कुंजा क्षेत्र में उसको जनप्रतिनिधि भी बना दिया गया। हम लोग विफल रहे। फिर हमने प्रयास करा और धीरे धीरे जो है आगे बढ़े, और फिर उसके बाद हमने एक लड़की थी, गांव का नाम नहीं लेना चाहूंगा, सैया से ऊपर ही थी, उसको हमने बचा के वापस लाया। फिर उसके बाद जौनसार बावर की और पछवादून की हिंदू समाज की ऐसी 47 लड़कियों को हमने रेस्क्यू किया। पहले हमें कामयाबी नहीं मिली, धीरे धीरे कामयाबी मिली। 2:30 बजे रात को कोटी कनासर से लड़की को लाना, उसके बाद दुचाणु से और टिकोची क्षेत्र से तो लगातार 3-3 बजे रात को 2 लड़कियों को बचा के लाना, रुड़की क्षेत्र से एक कथियान क्षेत्र की लड़की को बचा के लाना। फिर परसों का ही मामला है, त्यूनी में एक मासूम नाम का रजाई गद्दे का काम करने वाला व्यक्ति है, उसके लड़के ने हमारी हिंदू बहन भगा के ले गया। 1 दिन के अंदर मैं धन्यवाद देता हूं देहरादून पुलिस का कि उन्होंने तत्परता के साथ उस लड़की को वापस लाया। लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं, हम रात दिन बहन बेटियों की रक्षा कर रहे हैं, हम थक चुके हैं। यदि हमारे लोग हमारा साथ दें तो हम इस गंदगी को साफ कर देंगे। त्यूनी में मैं आपके चैनल के माध्यम से जगराता विधायक श्री प्रीतम सिंह जी से भी निवेदन करता हूं, रुपया पैसा अलग रखकर बड़े संख्या में आपने त्यूनी में किराएदार बसाए हैं। किराएदार रखना इलीगल नहीं है, लेकिन मंत्री जी ये बड़े संख्या में अपराध कर रहे हैं और बड़ी संख्या में हमारी बहन बेटियों को ले जा रहे हैं। गोरखाली बहन को ले जाकर उसको बुर्का पहना दिया गया है, उसको दर्जनों बच्चे पैदा कर रहे हैं। त्यूनी का मामला है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मैं आजीवन आपका आभारी रहूंगा और मैं आपके साथ रहूंगा। यदि नहीं रहूंगा तो तब बताना। मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं कभी राजनीति नहीं करूंगा। मासू देवता को साक्षी मान के कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। और जितने भी जौनसार बावर में ये घुसपैठिए हैं, जितने भी जौनसार बावर के अंदर ये बाहर से आए हुए दुकानदार है, जिहाद ये इनको बाहर कर दीजिए। इसी चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, और मैं कहता हूं कि ओपन वोट देंगे और आपका ही समर्थन करूंगा। मुझे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। मैं वैसे भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूं, लेकिन यदि आप ये काम कर दो तो मैं आजीवन आपका ऋणी रहूंगा, गुलाम रहूंगा। चक्राता की आपने बात करी, आपने कहा था कि 700 बीघा जमीन जो है उसे बचा लो। ये गुहार क्यों लगाई है? देखिए, राकेश उत्तराखंड अपने लिए नहीं लड़ रहा है। मेरा 5 साल का एक प्रण था जो मैंने रात दिन सनातन के लिए लगाया है और वो पूरा हो गया है। कालसी, कुआणु, अटाल, शिमला, ये 1923 से 1933 वन प्रभाग चक्राता द्वारा वन गुजरों के लिए प्रतिबंधित है। मैं नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता से इस एक्ट को निकाल के लाया हूं, तो ये हमारे क्षेत्र में रह ही नहीं सकते थे। चलो, उसके बाद देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद 1967 में हमें एसटी मिली, तो एसटी क्षेत्र विशेष पर थी, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए थी। विकास नगर का आदमी भी जमीन नहीं ले सकता। वन गुजर जो घूम तो वन गुजर नीचे ऊपर आते थे,
उन्होंने कहा कि बाबूजी हम जमीन खा बा लेंगे, लेकिन आपकी भैंस और आपके लिए चारा पानी भी लाएंगे और आपका साथ देंगे, आपके खेती बाड़ी भी जोतेंगे। और धीरे 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 गांव वालों को पता नहीं चला, अनपढ़ लोग थे तब, निरक्षर तो पढ़े लिखे तो बाहर चले गए, और जो अनपढ़े बेचारे उनको तो तहसील का नहीं पता। और उन कट्टर मुस्लिम अधिकारियों ने वन गुजरों के नाम 700 बीघा जमीन लगा दी। ताजुब मानेंगे कि 57 बीघे जमीन, 97 बीघाज जमीन अटाल के अंदर एक मीर अली है, उसके नाम लगा दी। ये किसने लगाई है? जिस प्रकार से देश में मुगलों ने आके पूरे भारत में कब्जा कर लिया, उसी तरीके से जौनसार में आके इन लोगों ने भी कब्जा कर दिया। जैसे बांग्लादेश के घुसपैठियों रोकने के लिए, पाकिस्तान के घुसपैठियों रोकने के लिए, रोहिंग्याओं घुसपैठियों रोकने के लिए भारत अपनी रणनीति बनाती है, वैसे ही जौनसार बावर की रणनीति बनानी चाहिए थी कि बाहर के लोग ना आए। लेकिन यहाँ पे उस टाइम 100-200 की जनसंख्या, 7,000 की जनसंख्या जौनसार बावर में इन लोगों की है, और 700 बीघा जमीन बंदोबस्त के तहत 1983 में इनके नाम लगा दी, जो कि बंदोबस्त अधिनियम के तहत वाजिब उलट जाता है, जो एक खत की जमीन दूसरे खत के नाम नहीं लगा सकती। तो 700 बीघा जमीन कैसे लगा दी? और इसके लिए जौनसार बावर का एक भी व्यक्ति क्यों नहीं लड़ा? इसके लिए जो जौनसार बावर ने विधानसभा लोकसभा में बड़े लेवल पे इन नेताओं को भेजा, क्या इनका काम नहीं बनता था? मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, इन राजनेताओं से आप जबरदस्ती पूछिए कि आपने हमारी 700 बीघा जमीन इन घुसपैठियों को क्यों दे दी, और यदि दे दी तो अभी भी चुप क्यों है? राकेश उत्तराखंडी ने अकेले ठेका ले रखा क्या? लब जिहाद में लड़की जाए तो हम बचाएं, विकास नगर में हमला हो तो हम बचाएं, सारी हमने ठेका नहीं ले रखा। लेकिन 700 बीघा जमीन इनके नाम लगा दी। तो जौनसार बावर का ये जनप्रतिनिधि जो मानते थे, जिनको लोकसभा में, विधानसभा में, जिनको ब्लॉक प्रमुख बनाया, न जाने कौन कौन से पद में बिठाया, इन्होंने इस बात को क्यों नहीं उठाया भाई? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? जौनसार बावर के समाज ने आपको चुनकर भेजा था कि ये हमारे लिए कुछ अच्छी रणनीति बनाएंगे, हमारा संरक्षण करेंगे। लेकिन कहां? क्या आप बांग्लादेश बनना चाहते हैं क्या? वहीं आपको बता दूं कि जौनसार बावर के बासिक महाराज जो महेंद्रत में है, उनके 14 देव बकरों को वन गुजरों ने हिमाचल क्षेत्र में बेच दिया। जब क्षेत्र में आक्रोश हुआ तो उसमें से 12 बकरे रिकवर हुए, जो उसमें दंड लगाया था वो आज तक नहीं दिया। वहीं जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के एक नामचीन व्यक्ति ने अपनी निधि से 1.5 लाख रुपए मस्जिद बनाने के लिए दे दिए पुट्टाड़ में। वहीं पुट्टाड़ गांव के लोगों पे मुकदमा दर्ज हो गया, वो तारीखन भोग रहे हैं। उस एक के चक्कर में 2022 आते आते 13 अवैध मस्जिद और मदरसे बावर और देवगार क्षेत्र में बन गए। क्या वहां के जनप्रतिनिधियों को नहीं पता? क्या वहां के अधिकारियों को नहीं पता? लेकिन रुद्रसेना ने मजबूती के साथ अपना पक्ष को रखा और हनोल के अंदर धर्म सभा कराई, तहसीलदार का घेराव करा, एसडीएम का घेराव करा, और देखा कि वो 13 के 13 अवैध थी, और 13 के 13 अवैध मदरसे और वो मस्जिदें हटा दी गई। राकेश उत्तराखंडी एक्टिव हुआ तब क्यों हटी भाई? उससे पहले क्यों नहीं हटी? और मैं इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, क्षेत्र में आज के बाद यदि किसी भी व्यक्ति ने मासू देवता की भूमि पर अवैध काम करने की कोशिश की, या जिहाद फैलाने की कोशिश की, अवैध मदरसा या मस्जिद बनाने की कोशिश की, तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये मासू देवता की भूमि है, हम चाटुकार लोग नहीं है, हम नेताओं के पिछलग्गू नहीं है। यदि अपना होगा उसका भी विरोध होगा। खैर, जो लोग इस तरीके का जिहाद का काम करेंगे उसका तो विरोध होगा ही। बदलाव ये आया कि त्यूनी मासू देवता के आसपास बुर्का पहने हुए लोग नजर आ रहे हैं, जालीदार टोपी पहने हुए नजर आ रहे हैं। क्यों भाई? हमारा घर है, हमें कैसे रहना है, तुम रहना है तो तमीज से रहिए। लेकिन इस तरीके से जमात लाना, इस तरीके से जिहाद फैलाना, क्या मतलब? क्या साबित करना चाह रहे हैं? लेकिन जौनसार बावर अब जाग चुका है, हमें पता है। 7,000 लोगों की बात करिए आपने कि 7,000 लोग रह रहे हैं, 700 बीघा जमीन है, लोग कहां कहां पे रह रहे हैं, थोड़ा आप इसके बारे में। मैं आपको बताऊं कि बिरनाड़ में लोग रह रहे हैं। श्री प्रीतम सिंह जी के गांव में एक परिवार है जिनके नाम जमीन नाम लगा दी गई है। हटाल में लोग रह रहे हैं, हेड़सू में लोग रह रहे हैं, पलासू में लोग रह रहे हैं, रिशाणु में लोग रह रहे हैं, लखवाड़ में लोग रह रहे हैं, चांदनी में लोग रह रहे हैं, मझोग में लोग रह रहे हैं, ब्यूराड़ा में लोग रह रहे हैं, तेसाण में लोग रह रहे हैं, चांती में लोग रह रहे हैं, सुनीर में लोग रह रहे हैं। और ये सब लोग बन गुज्जर हैं जो एक समय में खाना बदोश थे, नीचे ऊपर आते थे। इन्होंने जिस तरीके से बांग्लादेश वाले भारत के अंदर घुसपैठी हैं, उसी तरीके से ये जो बन गुज्जर हैं ये जौनसार बावर के अंदर घुस गए हैं।
आखिर इनको बाहर कौन करेगा? इनकी ना हमसे संस्कृति मिलती, ना इनकी हमारी सभ्यता मिलती, ना बोली भाषा मिलती, ना कुछ मिली। जब 1967 में एसटी का दर्जा हुआ उसके बाद स्थायी कैसे हो गए? आज जॉनसार बावर पूछता है क्यों? क्या आप लोगों को इसलिए जनप्रतिनिधि बनाया था? क्यों नहीं बोल पा रहे भाई? डर लगता है? क्यों डर लगता है? यदि आप इस बात करने से डरते हैं तो मैं जॉनसार बावर के आम जनमानस से भी निवेदन करता हूं, ऐसे लोगों को अपना नेता ना माने, ऐसे लोगों को अपना आइडियल ना माने, चाहे वो फिर युवा नेता हो चाहे वो बड़ा नेता हो। जो आपके सुरक्षा से संबंधित बात नहीं कर सकता वो आपका राजनेता कभी नहीं हो सकता। आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी, नहीं तो आइए सामने, मैं तो कह रहा हूं। इसलिए जो ये जनसंख्या है ये आने वाले समय में, पहले ये 100 लोग थे, आज 7000 लोग हुए। मैं आपको बताऊं 1976-77 में यहां लोग आए, 1983 में इनके नाम पट्टे कटे फ्री ऑफ कॉस्ट। इन्होंने कब्जा करके विधिवत तरीके से हमारी जमीनों पर कब्जा किया, खतौनियां बनाई, और आज प्रधानमंत्री आवास से लेकर किसान पेंशन सारी चीजें उसी से ले रहे हैं, राशन उसी से ले रहे हैं। कई लोगों को मैं आपको बताऊं, कई बनगुजरों को हरिद्वार में पट्टे मिल चुके हैं, लेकिन यहां भी उन्होंने जमीन ले रखी है, लेकिन वहां पे ये देखा हमारे पास जमीन ही नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, यदि आप जॉनसार बावर बचाने की बात नहीं कर सकते, चाहे वो छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, तो आप जॉनसार बावर की हिमायती और हितैषी नहीं हो सकते। कश्मीर के अंदर भी रोडें बनी, नालियां बनी, स्कूल बने, हॉस्पिटल बने। आज की डेट में बताओ उस हॉस्पिटल में कौन है? बताएं उस स्कूल में कौन है? मैं आपको चौंकाने वाली बात बताता हूं। आज मासू देवता को मानते हो राव जी? बिल्कुल। जॉनसार बावर मानता है, सब मानते। जिस प्रकार में कश्मीर के अंदर आज 100% जनसंख्या मुस्लिम बच्चों की है, उसी प्रकार में आपको आज एक स्कूल बताता हूं। बताओ कौन सा होगा? राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हनोल। उसकी जनसंख्या में यदि एक भी बच्चा हिंदू का हो जाएगा ना, तो आप तब कहना क्या हो रहा है। उपले बिलाई लो, छोली छोली करी ले रावत जी। ताऊ काऊ बोलूं कि जीचे तरीके से यहाँ काम करी बिलाओ, बावर के जीचे भी क्षेत्र, देवगार के जीचे भी क्षेत्र, ये धीरे धीरे छोली। हाँ ताऊ के गांव बोलूं, जनसंख्या के क्षेत्र में सुनीर और चांती अगल बगल गाँव। चांती चौसाल के खून ते बोलो, जो खून ले चौसाली, हाँ सोनार खून तेज तो बोले चौसाली खून थी जीती राखो। पहला की डेट में पता कौन रहा होती जीती, गुजरू बाबू जीती शिक्षित हुई जमीन थी, सही पाई आपने नाम लाई। ये भी जब थी बोले जो छोड़ दो तो नटे नोटे, और यार एक थी बाकरा बोले खाई ते तू बाकरा में चल जाना है काम। कौती किलो को तो बाकरा 20-25 किलो को ही रे चौसाड़ी वाड़ी हो, तू सही बोले हम हाथ जोड़ो, ऐसा काम न करिया। दारवा और मौसों की आप अपनी पहचान दिया नहीं, तुम्हें खून तय नहीं तो इतिहास मुझ तू केस बोल दे जय में कावरे अरे चांती गांव का जय चांती जो तुम्हें जीतो तो से भी मुसलमानों ही मारो जीती। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जो चौसाल के लोग हैं जो बाहर नौकरी करते हैं, आप लोगों के साथ ये खेला हो चुका है, और आपकी जो चांती में जो जमीन है जो अवैध तरीके से इन बनगुजरों ने नाम लगाई है, ये आप कभी अब छुड़ा नहीं पाओगे, और ना आपके अंदर हिम्मत है। आप अपने को खूंद कहना बंद कीजिए अब, क्योंकि आप अब वो खूंद नहीं रहे, आपके अंदर वो ताकत नहीं रही, वो समाप्त हो चुकी है। यदि होती तो आप वहां जाके उनका बकरा और उनकी दारू नहीं पीते। ये बिल्कुल गलत बात है और मुझे बहुत दुख है, मैं कड़वा जरूर बोलता हूं। मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में चलो चौसाल वालों की जमीन तो गई, अब आते हैं निमगा पे। भाई निमगा के रावत जो है बहुत आदरणीय है, बहुत सम्मानित है, आपसे भी हाथ जोड़कर विनती है, मैं आपकी मीटिंग नहीं करा पाया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप लोगों की वजह से जो सुनीर गांव है वो अल्पसंख्यक हो गया है। मैं आपको बताऊं, एक वन गुज्जर यहां आया था और 18 यहां पे हिंदू परिवार थे, जिसमें एक निमगा का परिवार है और 17 परिवार हमारे दूसरे भाई हैं। आज की डेट में 18 तो 18 ही रह गए, लेकिन वो आज 42 हो गए हैं। चांती और सुनीर को मिलाकर आज 42 परिवार हो गए हैं। आज प्रधान बनता है तो ऐसी सीट आती है, 9 परिवार इधर 9 परिवार उधर। अब आप बताओ जीतेगा कौन? वो जीतेगा जो उसके पैर छुएगा, जो उसके दबाव में आके काम करेगा, जो झुक के रहेगा। क्यों भाई? वहां कब्रिस्तान बना दिया गया था, अभी मैंने छुड़ाया। अभी छानियों में कब्जा कर दिया गया था, मैंने छुड़वाया। अभी पानी तक के पैसे जो है हमारे लोगों से ले रहे थे कि नहीं हमारा पानी है, ये उस चीज को मैंने बंद कराया। क्यों भाई? इसलिए मैं चौसाल और नीमका वालों से निवेदन करता हूं कि आप लोग इस पर गौर कीजिएगा।
आने वाले समय में ये नासुर ना बन जाए, कैंसर ना बन जाए, इसलिए अभी इस बीमारी को ठीक करने की आवश्यकता है। वहीं निमगा वालों का तो अपना इतिहास रहा है। निमगा कोटथनेड़ी के रावत कहा जाते थे। यदि आपके अंदर अभी भी वो खून मौजूद है तो प्लीज इस सुनीर गांव की जो दशा और दिशा है इसको आप बदल सकते हैं। राजनीति से ऊपर उठिए और भविष्य की सोचिए। आने वाले समय में जौनसार बाबर बांग्लादेश ना बन जाए, इसलिए अब काम करने की आवश्यकता है। राकेश जी, आपने जमीनों की बात करी है कि उनके नाम जमीन लग गई है, इतनी उनकी आबादी हो गई है। एक मुद्दा आपने कालसी कब्रिस्तान का भी उठाया था कि वो क्या मुद्दा है। वो कह रहे हैं कि 200 साल से जमीन हमारी है, उस पे भी कहीं ना कहीं जो है मस्जिद और कब्रिस्तान बना हुआ है। वो क्या मुद्दा है? ऐसा है, पाकिस्तान के बल्तिस्तान से कुछ खच्चर चलाने वाले चक्राता आए और यहाँ रहे। बेसिकली वो शिया मुस्लिम है और उनसे हमारा ज्यादा कोई विरोध भी नहीं था, लेकिन कुछ समय से इन्हीं के बीच से 2-4 लोगों ने ऐसा काम करना शुरू कर दिया जिससे जौनसार बाबर के मन में घृणा पैदा हो रही है। भाई आप कहीं से आ रहे हैं, सबको पता है कि आप कहां से आ रहे हैं और कौन है। तो यदि आप हमारी जमीन पे सीधे तौर पे कब्जा करोगे तो हम बर्दाश्त करने योग्य नहीं। ये जमीन आज भले ही रिजर्व फॉरेस्ट के पास है, लेकिन उससे पहले जमीन जौनसार बाबर की थी। इस जमीन पे आप कब्जा बता रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम क्षेत्र में कब्जा नहीं होने देंगे, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े। वहीं यहाँ पे पीछे जो पक्की मजारें थी वो वन प्रभाग ने तोड़ दी, उसमें ये बड़े संख्या में निकल के आए। इन्होंने वक्फ बोर्ड को लिखा कि ये फॉरेस्ट का जो इतना जंगल है ये हमें दे दिया जाए। क्यों दे दिया जाए भाई? कोई रेवड़ी बन रही क्या? हम मरे हुए हैं क्या? इसलिए उस जमीन पर अब रिप्लांटेशन होगा और ये जमीन किसी भी हालत में नहीं देंगे। वक्फ बोर्ड के पास इन्होंने आवेदन किया है। जौनसार बाबर के सभी लोगों से भी निवेदन है, सोए ना रहे, अन्यथा ये जमीन आपके हाथों से निकल जाएगी। इसके विरोध में हम लोगों ने कालसी तहसील में धरना दिया, प्रदर्शन किया, तब जाके इसको रुकवाया। मैं आपको बताऊं, पक्की मजारें इस्लाम में नाजायज है, लेकिन यह पक्की मजारें क्यों बनाई जा रही भाई? और कब्रिस्तान यही नहीं है। कालसी के बाद आपको ले चलता हूं हनोल। हनोल से 2 किलोमीटर पीछे सिउ ढांग पड़ती है। उस सिउ ढांग के नीचे रिजर्व फॉरेस्ट की जमीनों में 30-40 बीघे में वो ईद के टाइम पे इकट्ठे होते थे और वहां नमाज पढ़ते थे और वहां आदमी दफनाते थे। क्यों? और ये उत्तरकाशी के लोग भी वहां आते थे। भंडारा बन रहा है क्या भाई साहब यहाँ? ये राजनेता मतलब क्या सटिया गए हैं कि कर क्या रहे हैं? मासू देवता के बगल में, वही मासू देवता के ऊपर एक जगह पड़ती है ब्यूलाड़ा, वहां पे इनको बसा दिया गया। महेंद्रथ मंदिर के अगल बगल इनको बसा दिया गया। वहीं पे त्यूनी आओ तो त्यूनी बाजार से 1 किलोमीटर दूर चांदनी रोड पड़ती है। चांदनी रोड के बगल में बिल्कुल जो है इनको एक 30-40 बीघे जमीन आदमी दफनाने के लिए दे दिया। ना आप यहाँ के हो और ना हम अपनी जमीन देंगे। नहीं, ये जो जमीन देने वाली आप बात कर रहे हो कि 40 बीघा वहां दे दी, 30 बीघा वहां दे दी है, ये जमीन दे कौन रहा है? जनप्रतिनिधि, चक्राता के जनप्रतिनिधि दे रहे हैं भाई। यदि 5 दिन के लिए यदि मेरे हाथ में चक्राता आ जाए ना, तो चक्राता को हरिद्वार ना बना दूं तो कहना। मैं इनको इनकी औकात दिखा दूंगा कि क्या होता है। लेकिन समय आएगा और जदु समय आला भी भाई जी तदुस तू एरी करिया जैसने भी आमुक ते की भी करे परेशान तैसना आलो नहीं होगा। नहीं, आपने कहा कि चक्राता के जनप्रतिनिधि है, तो चक्राता में जनप्रतिनिधि चलो क्षेत्र विधायक है, और भी विपक्षी पार्टियां हैं, भाजपा है वहां पे, और भी स्थानीय अभी मैं आपको बताता हूं, और जो है क्षेत्रीय नेता है वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे? मैं आपको बताता हूं, इनके अंदर एक ऐसा डर है ना, इनको ये नहीं समझ में आता। इसको ऐसा लगता है कि गर्दन अभी काट दी जाएगी। अरे मर जाएंगे भाई, एक ही बार जीवन मिलता है। मुंह खोलो, जितने भी नए राजनेता हुए हैं बताओ ये किसने बात की है? चलो पुराने तो छोड़ो, कोई बात नहीं, उनका तो समय चला गया और आने वाले समय में चुनाव में भी बाहर हो जाएंगे वो। आप बताओ जो नए नेता है क्यों डर रहे हैं, क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? मैं आपसे भी प्रश्न करता हूं, ये क्या जौनसार बार उनका नहीं है? जैसे ही चुनाव आएंगे वैसे ही बिल्कुल कर्मठ जुझारू बन जाएंगे, क्रांतिकारी बन जाएंगे। अभी बनो ना क्रांतिकारी, अभी तो चुनाव भी नहीं है भाई। लेकिन नहीं, मैं आपको बताऊं जौनसार बावर की डेमोग्राफी 7 गांव में बदल चुकी है। आप पुट्टाड़ ले लो, 30 परिवार ब्राह्मणों के हैं, 1 परिवार वन गुजरों का था, आज वो 33 परिवार हो। सुनीर गांव में 18 परिवार, 42 परिवार उनके हो गए। वही हेरसू, पलासू, रिशाणु, चांदनी और साथ में हटाल में एक आदमी था जिसका नाम पहला आदमी मीरू अली। आज आप पूछे गए हटाल में कितने परिवार है तो आप दंग रह जाओ। और मात्र 20 साल का खेल है, उसके बाद खत्म है। मैं आपको बताऊं, इनकी एक पूरी क्रिकेट टीम बनी,
मैंने देखा लिखा हुआ है गुज्जर वैली हटाल, टीम का नाम रखा गुज्जर वैली हटाल। हटाल इनके बाप का है क्या? कैसे लिख रहे हैं? बाहर से आए हुए घुसपैठिए, तुम अब ये लिखोगे गुज्जर वैली हटाल? बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। यदि मासूम महाराज ने सही समय दिया, यदि आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो निश्चित रूप से इतिहास बदलेंगे। पुरोला मामले में आपको घर में नजरबंद कर दिया गया था। पुरोला मामले में क्या हुआ कि वहां पे बड़ी संख्या में जिहादी घुस गए थे और बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, छेड़छाड़ कर रहे थे। ग्रामवासी और क्षेत्रवासी और पुरोला वासियों का कहना था कि अब इनको दुकान नहीं देंगे, मकान नहीं देंगे। हमने उनको कुछ नहीं बोला। दुकान और मकान खाली कराने के लिए हमने ग्रामवासियों को बोला, तो पहले गए, लेकिन जब महापंचायत हुई तो मुझे नजरबंद कर दिया गया। उसके बाद पूरे घाटी में लोगों ने जवाब दिया और दुकानें खाली करवा। कुछ बची भी है, समय आने पर वो भी अपने आप ही चले जाएंगी, उनको भी पता है कि माहौल क्या है। वहीं बड़कोट में भी ऐसा मामला हुआ था। नौगांव में एक बच्ची को, हिंदू बच्ची को मुस्लिम व्यक्ति द्वारा, कबाड़ी का काम करता था, बंधक बनाया गया, रेप किया गया और उसको जलाने का प्रयास कर रहा था। उसको छुड़ाया, फिर वहां से नौगांव से उनको जाना पड़ा। तो ऐसा पूरे घाटी के अंदर से इन लोगों ने तांडव मचा रखा था, जिस वजह से वहां से धीरे धीरे इन लोगों को हटाया जा रहा है और आने वाले समय भी हटाया जाएगा और ये मुहिम कभी भी रुकेगी नहीं। आपने कहा नेरवा बनेगा पाकिस्तान। नेरवा में मैं आपको बताऊं, एक होती है उर्दू, एक होती है अरबी। नेरवा में जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं वो अरबी की शिक्षा ले रहे हैं। नेरवा में पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, सबको पता है, जग जाहिर है। 3 ग्राम पंचायतें नेरवा में, उनके प्रधान आने शुरू हो गए और वही जौनसार बावर में भी 7 गांव में अभी आने शुरू हो जाएंगे और आने वाले 20 साल के अंदर, 25 साल के अंदर इनका विधायक चक्राता के अंदर बनेगा, क्योंकि इनकी जनसंख्या तब 40-50 हजार होगी और 40-50 हजार जनसंख्या में जौनसारी नीचे आएगा और ये विधायक बन जाए। तो इसलिए नेरवा से जो केंद्र है इस क्षेत्र का वो नेरवा है और जो आतंकी सुराग है वो एक जगह पड़ती है नूनागाड़। नूनागाड़ में ये सारे अवैध कृत्य करते हैं। कहां पर है ये? नूनागाड़ खूनीगाड़ से ऊपर अंदर जाते हैं 5 किलोमीटर। इनको बेस कैंप बनाया है। एक बार पता चला तो उस क्षेत्र के लोग कह रहे थे कि मात्र 7वीं क्लास के बच्चे के जेब में कट्टा मिला, बंदूक मिली, कारतूस मिले। पूरे क्षेत्र में हाहाकार हुआ। तो क्षेत्र के लोगों के लिए इन्होंने पूरी व्यवस्था की है। आप लोग सोते रहिए, मैं आज हूं या कल हूं कोई पता नहीं, और ऐसे भी निश्चित समय नहीं है जीवन का, 20 साल है, 40 साल है, लेकिन ये जो पॉडकास्ट है ये आजीवन अमर रहेगा। और आज 2025 की फरवरी चल रहा है। मैं आप लोगों को चेता देना चाहता हूं, मेरे बिस्तर के अंदर नीचे सांप आया, मैं जाग गया। आपको पूरी तरीके से लपेट लिया गया है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। बहन बेटी की रक्षा करना, जन जंगल जमीन की रक्षा करना, जौनसार बावर की रक्षा करना, पछवा दून की रक्षा करना, उत्तराखंड की रक्षा करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आपने देखा होगा यूसीसी लागू हुआ। यूसीसी में एक देहरादून में सहारनपुर से आए हुए जिहादी डराने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देहरादून को बंद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसा होने नहीं देंगे। बस चंद समय है, आप सभी का आशीर्वाद रहा तो जबरदस्त काम करेंगे। ये जौनसार बावर का जो मुद्दा है, इसको आपने उनके समक्ष भी रखा था, पुष्पेंद्र जी के सामने और विष्णु जी के सामने भी रखा था। तो कुछ कमेटी की बात हुई थी कि हम इस पे भी बात करेंगे, जब ये ज्ञान वापी वाला मामला चल रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के आशीर्वाद से मुझे राष्ट्रीय लेवल पर अपनी बात रखने का मौका मिला। मैं जयपुर कार्यक्रम में भी गया, मैं लखनऊ कार्यक्रम में भी गया, दिल्ली कार्यक्रम में भी गया, जम्मू कार्यक्रम में भी गया, शिमला कार्यक्रम में भी गया। तो इस दौरान मुझे अच्छे अच्छे देश के जो हिंदुत्ववादी व्यक्ति हैं उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी के सापेक्ष परम पूज्य ओमेंद्र रत्नू साहब, जो धर्मास फाउंडेशन के फाउंडर है और 137 देशों में काम कर रहे हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी और धीरेन्द्र शास्त्री जी, योगी आदित्यनाथ जी, विष्णु शंकर जैन जी, इन सभी से मुझे मिलने का मौका मिला। और पुष्पेंद्र जी नहीं बल्कि सभी के सामने मैंने यही बात रखी। उनके साथ तो आपको मंच साझा करने का भी अवसर मिला है, मिलता है, और मैं आज राष्ट्रीय वक्ता हूं तो आज आगे भी मिलता रहेगा। उनका कहना यही था कि जौनसार बावर के अंदर जो लोग ये हैं ये इलीगल है, ये घुसपैठिए हैं, ये यहां रह ही नहीं सकते हैं। चाहे वो आप नियम 1923 से 1933 बोलो, चाहे 1967 बोलो, चाहे वो बंदोबस्त अधिनियम बोलो, वाजिबुल अर्ज बोलो, दस्तूरुल अमल बोलो, या पन्नालाल सेटलमेंट एक्ट बोलो, हर तरह से ये गायब है। तो कुल मिला के अब उन्होंने भी कहा कि इस बात को
उच्च स्तर पर रखा जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय में भी PIL दाखिल हो रही है और जल्दी आपको खुशखबरी खबरी मिलेगी और इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसका ली जाए। टी राजा से आपके संबंध? टाइगर राजा सिंह जी से बहुत इंस्पायर हूँ। वो उत्तराखंड के दौरे पे आ रहे थे तो कई उत्तराखंड के लोगों से उन्होंने पूछा होगा भाई यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति है उस क्षेत्र में जो मेरे साथ चल सकता है और हिंदुत्ववादी व्यक्ति हो। तो उस मासूम महाराज की कृपा से मेरा नाम प्रस्तावित हुआ। उन्होंने मुझे खुद फोन किया और मुझे तो पता भी नहीं था कि कौन है टाइगर राजा सिंह। तो मेरे एक मित्र है, उन्होंने कहा टाइगर राजा सिंह को नहीं जानता। मैंने कहा भाई साहब मैं तो नहीं जानता। उन्होंने फिर वीडियो दिखाई, फिर देखा हाँ यार। मैंने सोचा कि ठीक है 2-4 लोग होंगे। तो जब हम लोग आरामसीन गए, आरामसीन थोड़ा पीछे को, मैंने देखा यार तो ब्लैक कॉप्स और कमांडोज है, तो मिलते हुए डर लग रहा था। लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने बहुत मुझे प्यार किया, अपने साथ लेकर गए। मैं यमुनोत्री यात्रा पे उनके साथ गया तो मैं डामटा की जो उत्तरकाशी की सीमा है वहां तक उनको छोड़ने भी गया। उसके बाद ऋषिकेश में मिलना, उसके बाद हुआ हैदराबाद बुलाना, हैदराबाद का दिल्ली मिलना, और फिर उसके बाद तो मिलना और फिर सैकड़ों मुलाकातें, फिर इंस्पायर होना और फिर हो जाता है। फिर ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है कि हाँ। फिर उसके बाद उत्तरकाशी का मामला, उत्तरकाशी के मामले में उत्तरकाशी वालों ने कहा कि भाई साहब को बुला दो, तो मैंने उनको अपने यहाँ घर रखा और भाई साहब आते हुए और जाते हुए घर रुके। फिर उत्तरकाशी भी बड़ी संख्या में लोग थे सुनने के लिए आए हुए और बड़े भाई का सानिध्य लगातार मुझे मिल रहा है। उत्तरकाशी का जो मामला था, जो अभी पीछे जो अभी दंगा हुआ था उत्तरकाशी में, वो मामला क्या है और राकेश उत्तराखंडी की भूमिका उसमें क्या थी? दरअसल इससे पहले जो पुरोला मामला था, उसके बाद बड़कोट मामला था, संयुक्त सनातन रक्षक संघ बनाया गया। उसमें सारे हिंदूवादी संगठन ने मिलके इस बात को उठाया कि घाटी में जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध तरीके से मस्जिद बनाना, मदरसा बनाना, मजारा बनाना, इसके खिलाफ हम लोग काम कर रहे थे। उत्तरकाशी में मैं बताऊं तो वहां पे किसी का व्यक्ति विशेष का मकान है और उस मकान को ये जबरदस्ती मस्जिद में तब्दील करना चाहते हैं, जबरदस्ती वहां बैठने का प्रयास करते हैं। कंडार देवता मंदिर के ठीक ऊपर, ये बर्दाश्त करने वाला नहीं है। बाड़ाहाट एक जगह पड़ती है उत्तरकाशी से थोड़ा आगे, वहां पे इन्होंने बनाया है। लंबे समय से हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन डीएम उत्तरकाशी ने इनको संरक्षण दिया और डीएम उत्तरकाशी ने भ्रमित खबरें छापी कि वहां पे मस्जिद अवैध नहीं है, मस्जिद वैध है। ऐसा झूठा बयान इन्होंने दिया जिससे पूरे क्षेत्र में आक्रोश हुआ। जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा क्षेत्र में दंगे हुए। जिलाधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट द्वारा फिर हमारे ऊपर लाठीचार्ज की गई और ऐसा अराजक का माहौल इनके द्वारा बनाया गया। माननीय उच्च न्यायालय में भी हम लोगों ने बताया। और अपर जिलाधिकारी रज्जा अब्बास द्वारा एक पत्र में कहा गया कि पूर्व से बनी मस्जिद, जबकि वो मस्जिद थी नहीं, क्योंकि किसी का व्यक्ति विशेष का नाम खतौनी है, नाम दर्ज है। वहां लिखा होता मस्जिद के नाम जमीन, मंदिर के नाम जमीन, अस्पताल के नाम जमीन, लेकिन जबरदस्ती उन्होंने कहा पूर्व से बनी मस्जिद। तो फिर उनके खिलाफ भी लिखा गया और उनको भी उत्तरकाशी से हटा दिया गया, एसपी को हटा दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि अभी तक मेहरबान सिंह बिष्ट उत्तरकाशी जिलाधिकारी को क्यों नहीं हटाया गया है? क्या एक और दंगा कराना चाहते हैं? अवैध जो मकान है वो अभी तक ध्वस्त नहीं हुआ है। चुनाव बीत चुके हैं, कोई ये ना समझे कि ये मामला दब गया है। जल्दी एक बड़ी मीटिंग बुलाई जाएगी यदि जिलाधिकारी उत्तरकाशी को नहीं हटाया गया और इस अवैध ढांचे को नहीं गिराया गया। इसलिए परम पूज्य यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी से भी निवेदन करता हूं कि उत्तरकाशी जिलाधिकारी को तत्काल प्रभाव से यहां से हटाया जाए। विकास नगर ठेली प्रकरण था, जो जौनसार का जो लड़का था जिसके साथ जो है कुछ हाथापाई हुई, कुछ समय के लिए जो है ये प्रकरण हटा दिया, इस पर जो है कार्य हुआ। आपने भी कहा था कि ठेलियां जो हैं, जो ठेले जो रहे राष्ट्रीय राजमार्ग पर, इनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। ये कितना सही है, कितना गलत है, क्योंकि इससे रोजगार जुड़ा है? ऐसा है, रोजगार इससे जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि लोगों का रोजगार इससे खत्म हो रहा है। ठेलियां सहारनपुर और उत्तर प्रदेश में से जो गोकशी करने वाले लोग हैं, अपराधी लोग हैं, वहां ठेलियां लगा रहे हैं और क्षेत्र के लड़के निठल्ले घूम रहे हैं। क्यों? वहां ठेली लगाते हैं, वो सस्ते में बेचता है और चला जाता है। इसलिए विकास नगर में 200 से अधिक ठेलियां बाहर से आ गई थी, जिससे हम लोगों ने हटवाने का काम किया, तुड़वाने का काम किया। एक नामात्र ठेली वाले ने हमारे क्षेत्र के लड़के की आंख फोड़ दी। उसके बाद ये आक्रोश हुआ हमारे व्यक्ति के साथ। यदि इन जिहादियों द्वारा कभी भी इस तरीके का दोबारा ऐसा कोई काम किया गया तो अभी कम था, अब आक्रोश ज्यादा होगा।
विकासनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भी ठेली ना रहे। नगर पालिका से भी निवेदन है कि इनके लिए जगह अलग आवंटन करें और राष्ट्रीय राजमार्ग से इनकी ठेलियां हटाने का काम करें, अन्यथा आने वाले समय में ये दंगे का रूप लेगा, लोगों को भड़काने का काम करेगा तथा कटवाने मरवाने का काम करेगा। इसलिए विकासनगर को साफ रखना है तो रेडी ठेली पटरी वालों के लिए अलग व्यवस्था हो, रोड से अलग हो। लेकिन यदि फिर ठेलियां लगेगी तो ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं होगा। और नगर पालिका से भी निवेदन है तत्काल इनके ठेलियों पर बोर्ड लगाएं। यदि ठेलियों पे आप बोर्ड लगाते हैं तो ठीक है, अन्यथा माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा भी अब खटखटाना पड़ेगा। हाँ राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए। और समय का भी अभाव है थोड़ा, राकेश जी आपको भी जाना है, तो कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। राकेश जी जाते जाते कुछ युवाओं के लिए जो आपसे प्रेरणा लेते हैं, कहीं ना कहीं आपसे प्रभावित हैं, और जो लोग कहीं ना कहीं अपनी आवाज नहीं रख पा रहे हैं, उनके लिए कुछ संदेश क्या देना चाहिए? मुझे डिजिटल डायरी UK07 में बुलाने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस पॉडकास्ट को शेयर भी करें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण पॉडकास्ट है और उन राजनीतिक व्यक्ति, उन चाटुकार व्यक्तियों के मुंह पर यह तमाचा है जो क्षेत्र की बात नहीं करते। अभी हमने कालसी में नशे पर महापंचायत कराई थी। नशे से दूर रहें तथा अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। मैं समस्त ग्रामवासियों से निवेदन करता हूं, गांव में यदि कोई फेरी वाला आ रहा है तो उसे आधार कार्ड लें, पुलिस वेरिफिकेशन लें तथा यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मेरा नंबर 9411110109 है तथा विकासनगर गीता भवन से थोड़ा सा आगे और इंडियन बैंक के पीछे हमारा रुद्रसेना का मुख्यालय है, वहां भी संपर्क कर सकते हैं। डरे नहीं, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। फेरी वाले बड़े संख्या में नशे का कारोबार कर रहे हैं तथा हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, तो इन फेरी वालों को रोका जाए और इनको पूछा जाए। मैं शासन प्रशासन से भी निवेदन करता हूं कि हमें फेरी वालों की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे क्षेत्र में इन लोगों को ना भेजा जाए। कालसी में नशे के खिलाफ एक बड़ी महापंचायत कराई थी, उसमें SP देहात और विकासनगर तथा कालसी SDM भी आए थे। हमने उनको भी निवेदन किया था कि हमारे क्षेत्र में फेरी वालों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ मैं आप सभी से एक ही निवेदन करता हूं कि अपनी बहन बेटियों की रक्षा करें, जन जंगल जमीन की रक्षा करें और धर्म राष्ट्र पर चलें। और जो लोग अपनी बहन बेटियों को बाहर भेज रहे हैं उन पे थोड़ी नजर रखें तथा युवा नशे से दूर रहें। धन्यवाद।